Hi students, welcome to IIT Manthan. I am Sahil and let's continue with chemical bonding. तो chemical bonding में हम अभी VSCPR पढ़ रहे हैं और VSCPR में हमने Z इज इक्वल टू 5 मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी sp3d के बारे में पढ़ा था। थोड़ी सी और बात करते हैं उसके बारे में। हाइब्रिडाइजेशन sp3d राइट। तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d है और नंबर ऑफ बॉन्ड्स सिग्मा बॉन्ड्स की बात कर रहे हैं 5 हैं लोन पे। तो शेप कैसी होगी, शेप और ज्योमेट्री ट्राइगोनल बायपायरामिडल। काफी इंटरेस्टिंग केस था ये, इसके बारे में हम बात कर रहे थे। थोड़ी सी और बात करते हैं, फिर हम sp3d पे ही बात करेंगे। जब 4 बॉन्ड होंगे और एक लोन पेयर होगा, फिर 3 बॉन्ड होंगे 2 लोन पेयर होंगे, करेक्ट। चलो हाँ, PCl5 की बात कर रहे थे हम, करेक्ट। PCl5 की बात कर रहे थे तो मैंने बताया था इसमें फॉस्फोरस सेंटर पे 3 क्लोरीन इक्वेटोरियल बॉन्ड पे और 2 क्लोरीन एक्सियल बॉन्ड में। इसमें क्या बताया था मैंने कि ये जो बॉन्ड होते हैं इक्वेटोरियल, इनकी बॉन्ड लेंथ शॉर्ट होती है और ये बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, इसलिए ठीक है, ज्यादा स्ट्रेंथ होती है बॉन्ड की, तोड़ने में ऑफ कोर्स ज्यादा एनर्जी लगेगी एज कंपेयर टू एक्सियल बॉन्ड्स। इसकी रीजन जो है, रीजन बहुत सी एक्सप्लेनेशन है, मोस्टली जो हम एक्सेप्ट करते हैं और जो मोस्टली बुक्स में देखते हैं वो रीजन क्या है कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3d ऐसा नहीं है कि 5 ऑर्बिटल्स मिल रहे हैं, थोड़ा सा अलग केस हो रहा है इसमें, सिर्फ इसी हाइब्रिडाइजेशन में, ठीक है। बाकी में सिंपल केस चलेगा जैसे sp3 तक चला था। इसमें क्या हो रहा है कि sp2 के 3 कंबाइन कर रहे हैं, ये चले जाते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड में, और पीडी ये अलग हाइब्रिडाइज होता है, ठीक है। ये भी है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि एस और डी में काफी गैप होता है एनर्जीज का, और हाइब्रिडेशन की डेफिनेशन में याद हो कि ऑर्बिटल्स ऑफ नियरली सेम एनर्जी कंबाइन करते हैं। तो एस और डी में इतना गैप होने की वजह से क्या होता है कि ये जो sp2 है इक्वेटोरियल बॉन्ड, ये अलग से हाइब्रिडाइज करता है। जो पीडी बॉन्ड है, जो पीडी ऑर्बिटल्स हैं, इनकी एनर्जी नियरली सेम होगी, पी और डी पास पास होते हैं, एस और डी तो काफी दूर हो जाते हैं, इनकी एनर्जी सेम सेम से है, तो ये एक्सियल बॉन्ड में चले जाते हैं। फिर मैंने बताया था कि अगर कोई लोन पेयर आ जाता है, जैसे इस केस में लोन पेयर नहीं है, पांचों बॉन्ड्स हैं, पांचों बॉन्ड है, बट अगर कहीं पे लोन पेयर आ जाता है, जैसे हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे 4 और 1 वाला केस करेंगे, तब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स, अगर कोई लोन पेयर है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, लोन पेयर के अंदर क्या है, खाली इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं, कोई बॉन्ड नहीं है, बंधे नहीं हुए हैं, राइट, वो खाली है। तो अगर कोई लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन्स है खाली पड़े हुए हैं कहीं पे, तब क्या होगा, तब वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो प्रेफर करते हैं sp2 में जाने की, यानी एक्सियल इक्वेटोरियल बॉन्ड में जाने की। अब इसकी रीजन क्या है, इक्वेटोरियल बॉन्ड जो sp2 है, दिस इज s ऑर्बिटल है जो p है, दीज आर क्लोजर टू द न्यूक्लियस। spd की शेप याद करो, शेप के साथ बल्कि डिस्टेंस याद करो, s सबसे करीब होता है न्यूक्लियस के, फिर p आता है, फिर d आता है, अगर एक ही शेल की बात कर रहे हो, राइट। एक ही शेल के हैं अगर sp_d, तो सबसे पहले सबसे पास कौन सा होगा न्यूक्लियस के, s होगा, फिर p आएगा, फिर और दूर आएगा d। और जो लोन पेयर हैं, लोन पेयर हैं जो इलेक्ट्रॉन्स हैं लोन पेयर के, दे प्रेफर टू स्टे क्लोजर टू द न्यूक्लियस, वो ट्राई करते हैं न्यूक्लियस के पास रहने के, इसलिए अगर कोई लोन पेयर आता है तो वो इक्वेटोरियल बॉन्ड में जाएगा। दूसरी बात मैंने क्या बताई थी, अगर कोई बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम जो है वो कौन सी पोजीशन लेते हैं, अगर कोई नेगेटिविटी ज्यादा है किसी एलिमेंट की, तो दैट प्रेफर्स टू स्टे अवे फ्रॉम
न्यूक्लियस मतलब दूर रहने का पसंद करता है वो, इसलिए वो जाएगा एक्सियल बॉन्ड में, देयरफॉर एक्सियल बॉन्ड में जाएगा। तो अगर जैसे पीबीआर अगर यहाँ पे जैसे सिर्फ क्लोरीन था तो हमारे लिए आसान था, 5 लगाने हैं। अगर एक फ्लोरीन आ जाए तो यहाँ जाएगा, ब्रोमीन आ जाए तो क्लोरीन इधर जाएगा, ब्रोमीन इधर जाएगा, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन दी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब तक आई नो याद हो गई होगी, अच्छे से पढ़ रहे हो तो इसका केस काफी अलग है, काफी इंटरेस्टिंग केस है sp3d हाइब्रिडाइजेशन का, और ये पॉइंट्स तुम्हें याद रखने हैं। नेक्स्ट देखते हैं वो वाला केस जब 4 बॉन्ड होते हैं और एक लोन पेयर होता है। अगर ऐसा कोई केस आ जाए तो जैसे कि sp3 नेक्स्ट केस हम लेते हैं sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन, 4 बॉन्ड। अच्छा इसका एग्जांपल क्या था, इसका एग्जांपल था बेस्टो PCl5 PBr PF5। ठीक है, इस पे और भी क्वेश्चंस बनते हैं इस हाइब्रिडाइजेशन पे, जैसे कि PH4 हम देखें तो एग्जिस्ट नहीं करता। PH4 जो है वो PH5 सॉरी एग्जिस्ट नहीं करता। अब इसकी रीजन भी देख लेते हैं, चलो। अलग से क्वेश्चन बनता है कि व्हाई डजंट PH5 एग्जिस्ट, जबकि PCl5 एग्जिस्ट करता है, PF5 एग्जिस्ट करता है, फिर PFH5 क्यों एग्जिस्ट नहीं करता। पर इस क्वेश्चन को मैं बाद में आंसर करूंगा, क्योंकि ऐसे ही फिर क्वेश्चन आएंगे जैसे कि SF6 एग्जिस्ट करता है, SH6 क्यों नहीं करता। तो ये मैं बाद में लूंगा क्वेश्चंस, नोट कर लो, दिमाग में सोचो, थोड़ा सा ट्राई करो। अगर अभी से दिमाग में वैसे मुश्किल है, मैं थोड़ा सा हिंट देता हूं। देखो मैं फिर से मैंने बताया था कि S और D की एनर्जी बहुत अलग अलग होती है, क्वाइट डिफरेंट, सिमिलर नहीं होती है। हाइब्रिडेशन की डेफिनेशन में क्या था कि और ओनली दोज ऑर्बिटल्स व्हिच हैव सिमिलर एनर्जी ओनली दे कंबाइन। अब एनर्जीज काफी अलग अलग होगी एस डी की। जब कोई हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आता है, व्हेन अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कम्स, जैसे इसमें क्लोरीन आया, 5 क्लोरीन के एटम आए फास्फोरस के निकट, तो वो क्या करते हैं, ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम कर देते हैं। ऑर्बिटल्स का पहले तो साइज कम करते हैं। अगर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आ रहा है कोई फास्फोरस के पास, तो वो क्या करेंगे, नंबर 1 ऑर्बिटल का साइज डिक्रीज करेंगे। ऑर्बिटल के साइज कम होने से उसकी एनर्जी भी कम हो जाती है, तो कुछ एनर्जी डी की भी कम हुई, कुछ पी की कम हुई, कुछ एस की कम हुई, लेकिन डी की बहुत ज्यादा कम हुई, क्योंकि वो बहुत फैला हुआ साइज है उसका, वो साइज उसका कम हुआ। एस का उतना ज्यादा कम नहीं हुआ क्योंकि पहले ही कम था। तो डी का साइज कम होने से उसकी एनर्जी काफी ज्यादा कम हुई, एस की भी कम हुई, उतनी ज्यादा नहीं। अब क्या हुआ, अब एनर्जी सिमिलर आ गई एस और डी की, क्योंकि डी में परसेंटेज डिक्रीज ऑफ साइज इज मोर, हेंस परसेंटेज डिक्रीज ऑफ एनर्जी इज आल्सो मोर, देयरफॉर एस और डी की एनर्जी सिमिलर हो जाएंगी और अब वो कंबाइन कर पाएंगी। जबकि पीएच5 में हाइड्रोजन की आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होती है, फास्फोरस के आसपास ही होती है, तो वो इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, इसलिए वो साइज को डिक्रीज नहीं कर पाएगा हाइड्रोजन डी ऑर्बिटल के, ना ही एस के ना ही पी के, बट डी के तो बिल्कुल नहीं। तो यही रीजन है PH5 एग्जिस्ट नहीं करता, SF6 एग्जिस्ट नहीं करता। जिनको समझ नहीं आया कोई बात नहीं, इस पे और बहुत डिटेल में बात करेंगे हम जब SF6 भी पढ़ेंगे। अभी के लिए आ जाओ sp3d, और जिनको समझ आ गया है वो कमेंट में बताओ मुझे कि तुम्हें क्या समझ आया। एनीवेज कमिंग ऑन टू दिस sp3d, एक बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर। अब शेप अलग हो जाएगी, क्यों अलग हो जाएगी देखते हैं कैसी बनेगी। बिकॉज आपको पता है कि जो बॉन्ड आपस में शेप बना रहे हैं उसी को शेप बोलते हैं। लोन पेयर की शेप में कोई कहानी नहीं है। अब एक जगह से उड़ी गया अगर मान लो, है ना, अभी तो हम 5 बॉन्ड्स को देख रहे थे, लेकिन अब 4 बॉन्ड्स को देखेंगे तो शेप में कुछ तो अंतर आएगा। लेट्स टेक द केस ऑफ नाउ SF4। SF4 की हाइब्रिडेशन बता दो मुझे। अब तो फॉर्मूला अच्छे से याद हो गया होगा, हाफ इंटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 प्लस नंबर ऑफ मोनो एटम्स 4, ये आ गया 5, Z इज इक्वल टू 5। हम सही जा रहे हैं sp3d, लेकिन इस 5 में क्या है, नंबर ऑफ
सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स। आपको पता है F जो है वो एक ही बॉन्ड बनाता है, दो भी नहीं बनाता। तो पाई बॉन्ड तो फ्लोरीन बना ही नहीं सकता, कोई नहीं बनाता, राइट। तो इसका मतलब है सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे, 4, लोन पेयर कितना होगा, 1, यानी इस SF4 के अंदर देयर इज 1 लोन पेयर ऑल्सो। SF4 के अंदर एक लोन पेयर भी है। इसकी शेप कैसी होगी आओ देखते हैं। लोन पेयर आपको पता है कहां पे जाता है, sp3d हाइब्रिडाइजेशन में इक्वेटोरियल बॉन्ड पे जाता है, F F और ये एक्सियल बॉन्ड आ गया F F, करेक्ट। आपको पता है इसको हम नहीं देखते हैं, जब शेप देखते हैं तो लोन पेयर की कोई कहानी होती है नहीं। तो चलो सिर्फ बॉन्ड पेयर अगर बनाए हम, इसी को मैं लिख रहा हूं, और ये लोन पेयर यहां आगे, ट्रायंगल ही है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, थोड़ा बहुत एंगल कम ज्यादा हो गए होंगे, परफेक्ट नहीं बना रहा मैं, करेक्ट। ये देखो कैसी शेप है, इसको बोलते हैं सीसो शेप। सीसो क्या होता है, झूला होता है ना, आप बैठते हो एक तरफ, दूसरी तरफ आपके वेट जितना एक और बंदा बैठता है, सिमिलर वेट, फिर ऊपर नीचे होते हैं। बचपन में झूले होंगे, जैसे एज अभी भी तुम्हारी ज्यादा नहीं है, अभी भी कई लोग झूलते होंगे। तो इसको बोलते हैं शेप, कौन सी, सीसो। कॉन्सेप्ट के साथ करोगे याद तो अभी याद हो जाएंगे, बार बार से फिर रिवाइज करने की जरूरत इस कॉन्सेप्ट में उतनी नहीं पड़ेगी। तो अभी ध्यान से पढ़ लो, मैं बिल्कुल क्लियर एक्सप्लेन करके बता रहा हूं, बहुत टाइम स्पेंड कर रहे हैं हम हर स्ट्रक्चर पे। व्हाट आई वांट इज दोबारा से बहुत ज्यादा बार रिवाइज ना करना पड़े इस कॉन्सेप्ट को, VSCPR को। तो शेप देख रहे हो कैसी हो गई है, सीसो। इसकी रीजन भी है, लोन पेयर यहाँ के हो गया तुम्हें पता है, फिर मैंने सिर्फ बॉन्ड्स दिखाए हैं, इस शेप को बोलते हैं सीसो। यानी कोई और भी एग्जाम्पल तुम्हें मिल जाए या एग्जाम में ऐसे ही पूछ ले डायरेक्ट कि भाई एक शेप है, सॉरी एक हाइब्रिडाइजेशन है sp3d, उसके 4 बॉन्ड है, एक लोन पेयर, उसकी शेप क्या होगी, तो 4 ऑप्शन में से कौन सा टिक करोगे, सीसो शेप टिक करोगे। नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन sp3d, 4 बॉन्ड और 3 बॉन्ड और 2 लोन पेयर, सारे केस ही याद करने हैं। ज्योमेट्री ऑफ कोर्स ट्रायंगल बाइपिरामिडल इसकी भी थी, इसकी भी थी। ज्योमेट्री क्या होता है, कहां से ओरिजिनेशन हो रहा है, लेकिन शेप कैसे होगी। अब 2 लोन पेयर आ गए, एग्जांपल के तौर पे देख लो, ClF3। एग्जांपल्स याद नहीं करने हैं, ये याद रखना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट याद रखो, एक लोन पेयर कहां गया, कोने में, इसलिए फिर शेप कैसी बन गई, सीसो बन गई। इसमें 2 लोन पेयर है, आओ देखते हैं। ClF3 यही है जो हम सोच रहे हैं, या मैंने गलती से लिख दिया। आओ देखते हैं, हाफ इंटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन के साथ, मोनोवैलेंट एटम 5, ये आ गया 5। 5 में नंबर ऑफ बॉन्ड्स सिग्मा प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स। बॉन्ड्स तुम देख रहे हो 3 है, तो 5 इज इक्वल टू 3 प्लस लोन पेयर आ गए 2। अब 2 लोन पेयर्स को मुझे एडजस्ट करना है, वैसी ही कुछ ज्योमेट्री बनाऊंगा पहले तो मैं, फिर उसकी शेप आएगी। ज्योमेट्री के लिए तुम्हें पता है, इस तरह से बनाऊंगा, 5 ऐसे एडजस्ट करने हैं इक्वेटोरियल एक्सियल में। लोन पेयर कहां जाते हैं, इक्वेटोरियल में, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एक्सियल में। अब जो कोई जगह बची नहीं है तो ये वाली शेप दे दो इसको। ये कैसी शेप हो गई, ज्योमेट्री थी ये F और ये वाला बॉन्ड भी F, सिर्फ बॉन्ड्स दिख रहा हूं मैं, इसको तो नहीं देख रहा हूं, शेप में लोन पेयर नहीं आते हैं, तो मेरे को सिर्फ ये वाला स्ट्रक्चर देखना है। ये कैसा है, दिख ही रहा है, टी शेप है ना, क्या मैं बोलूं। सीसो में फिर भी मुझे तुम्हें इमेजिन करना पड़ रहा था, झूला है, ऐसे ऐसे स्विंग होता है जो सीसो, इसमें क्या है, टी शेप है, बहुत ही आसान सा है टी शेप। तो ये आ गया शेप इसकी टी शेप। This is called T shape. नेक्स्ट, फिर लोन पेयर और बढ़ा दो, इधर बॉन्ड्स कम कर दो। एग्जाम्पल और भी लिख सकते हो, सल्फर का भाई कौन सा होता है, नीचे SCF4। ऊपर जाओगे तो मैं ग्रुप की बात कर रहा हूं, सल्फर से ऊपर कौन सा आता है, ऑक्सीजन।
ऑक्सीजन 4 बॉन्ड कहाँ बना पाएगा, सेकेंड पीरियड का है, डी नहीं है उसके ऊपर, एक्साइट्स होके कहाँ जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। तो फिर एग्जाम्पल PeF4, इसमें भी और केस लेने हैं तो BrF3 ले लो, IF3 ले लो, करेक्ट। ये सारे एग्जांपल्स हैं। आओ नेक्स्ट करते हैं sp3d। इन सब में z क्या है, 5 5, टेट्राहेड्रल में 4 होता था ना sp3 से पहले। अब आ जाओ, 2 बॉन्ड केवल 3 लोग पे, शेप देखते हैं उसकी एग्जांपल के तौर पे IF2 माइनस है, आयोडीन और F2 माइनस। चलो देखते हैं क्या है, Z क्या आता है इसमें, बैलेंस इलेक्ट्रॉन आयोडीन के 7 होते हैं, प्लस 2 मोनोवैलेंट प्लस एक कहां से, नेगेटिव चार्ज जो एक्स्ट्रा थोप रखा है। फिर इसका Z 5 आ गया, 5 इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स। बॉन्ड्स कितने बनाएगा, 2 बनाएगा, 5 इज इक्वल टू 2 प्लस लोन पेयर आ गए 3। तो हम सही जा रहे हैं, सही एग्जांपल लिया हमने, लोन पेयर 3 और बॉन्ड्स 2। अब इसकी ज्योमेट्री देखते हैं, ज्योमेट्री कैसी होगी, ये 3 बनाओ, F के 2 बनाओ, 3 इक्वेटोरियल और 2 एक्सियल। कितने लोन पेयर है, 3 है। तुम्हें पता है लोन पेयर कहां जाते हैं, इक्वेटोरियल में, एक्सियल में बॉन्ड्स जाते हैं, फ्लोरीन फ्लोरीन। कैसी शेप है इसकी, जो ज्योमेट्री हो गई, शेप में सिर्फ हम देखते हैं, सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर देखते हैं। कैसी आई, एक स्ट्रेट लाइन है एक ही लाइन में, कैसी आएगी, लीनियर। तो शेप कैसी हो गई, लीनियर। याद रखनी है ये, या अगर याद नहीं रखनी है तो इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस हो खुद पे कि फटाफट से सोच पाओ। पहले ज्योमेट्री बनाओ, पिरामिड, ट्रायंगल, बाइपिरामिडल, लोन पेयर रख के फिर देखो, अच्छा सीसॉ बन रही है, 4 बॉन्ड्स है, 3 बॉन्ड्स है, टी शेप है, 2 बॉन्ड है, लीनियर है। इतना कॉन्फिडेंस हो तो चल जाएगा काम। एग्जाम्पल और कर लो, CnF2 माइनस, F मैंने सेम रखा, आयोडीन क्लोरीन तो भाई भाई है, Br माइनस Br2, फ्लोरीन की जगह मैंने ब्रोमीन लिख दिया। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं, BrF2 माइनस, आयोडीन की जगह मैंने ब्रोमीन लिख दिया, समझ गए। ब्रोमीन क्लोरीन, मैं श्योर नहीं हूँ ब्रोमीन के बाद स्ट्रक्चर में, इसमें मैं श्योर हूँ। एक्चुअली क्या होता है जब, छोड़ो, BrF2 माइनस, ये सारे एग्जांपल हो गए। मैं कैसे रिलेट कर रहा हूं, आयोडीन ब्रोमीन भाई भाई, आयोडीन क्लोरीन भाई भाई, फ्लोरीन की जगह मैंने क्लोरीन कर दिया। ब्रोमीन का साइज बहुत बड़ा होता है, आयोडीन का भी साइज बहुत बड़ा है, तो इसलिए मुझे डाउट था। तो अब ये सारी शेप्स याद रखनी है। नेक्स्ट पे जाते हैं हम, जब Z इज इक्वल टू 6 हो जाए, sp3d 1 की जगह 2 हो जाए। आई होप तुम इसको नोट कर रहे हो। खुद से लिखा हुआ जो है बाद में समझ में ज्यादा आता है, ऐसा नहीं है कि बुक में नहीं होगा, बुक में थोड़ी कम इंफॉर्मेशन होगी, जिसपे मैंने शायद ज्यादा बात की है जिन कॉन्सेप्ट्स में, जैसे Z इक्वल टू 5 के लिए उसकी इंफॉर्मेशन काफी कम होगी बुक में। तो खुद से नोट्स बनाते रहो, क्योंकि बाद में जब देखोगे रिवाइज करने का टाइम आता है तो खुद के नोट्स में मैक्सिमम कॉन्फिडेंस आएगा, मेमोरी जो है फटाफट से फ्लैश पॉइंट्स जल्दी जगेंगे उसके। ऐसा नहीं करो कि क्लास में कोई और बना रहा है अच्छे नोट्स, सब उसी के देख रहे हो। हाँ, नेक्स्ट हाइब्रिडेशन sp3d2, यहाँ पे Z कितना आया, 6, Z आ गया 6। तो पहले में बॉन्ड लो 6, लोन पेयर लो 0। शेप के बारे में बात करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे ले लो SF6, SF6। इसकी शेप कैसी होती है, देखो 4 बॉन्ड तो होते हैं ट्रायंगल के अलावा, प्लेनर, यानी सल्फर बीच में, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, 2 होते हैं ऊपर प्लेन के, 2 नीचे। बहुत ही
इजी है अगर आपको पिछला एग्जांपल अच्छे से समझ आ गया है। पिछले में क्या था, एक ट्रायंगल था एक प्लेन में। सपोज ये प्लेन इमेजिन करो, ठीक है, चार ये प्लेन, पिछले में तो क्या था, रेक्टेंगल था एक प्लेन में, इधर उधर बॉन्ड थे। इसमें तो और आसान है, सल्फर बिल्कुल बीच में, कोनों में क्या है, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, ट्रायंगल है ना, करेक्ट। और एक फ्लोरीन ऊपर एक फ्लोरीन नीचे, इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल भी बोलते हैं इसको। इस शेप को बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल, और कई बार स्क्वायर बाय पिरामिडल भी बोल सकते हो, स्क्वायर बाय पिरामिडल। एंगल्स कितने होंगे, स्क्वायर के जो डायगोनल्स हैं दैट इंटरसेक्टेड 90 डिग्री, तुम्हें पता है। एंगल्स क्या हो गया, बॉन्ड के बीच में 90 हो गया, इन दोनों के बीच में 90, इन दोनों के बीच में 90, इन दोनों के बीच में 90, इन दोनों के बीच में एक स्ट्रेट लाइन है 180, इन दोनों के बीच में 180, इन दोनों के बीच में 180। तो कितने कौन कौन से एंगल हैं, 90 और 180। पिछले में कितने कितने थे, 120 और 90 भी था, याद करो, मुझे लिख के बताओ कौन कौन से थे पिछले स्ट्रक्चर में। 180 भी था शायद, सोचो क्या है और लिख के बताओ। इसमें कौन कौन से एंगल है, 90 डिग्री, 90 डिग्री और एंगल्स भी पूछो, 90 और 120 डिग्री, 180 डिग्री, सॉरी। स्क्वायर बाय पिरामिडल बोलते हैं। अब तो समझ आ गया होगा क्यों मैं इसको स्क्वायर बाय पिरामिडल बोल रहा हूं। ट्रायंगोनल बाय पिरामिडल, एक ट्रायंगल में था 3 बॉन्ड्स और 2 ऊपर और नीचे प्लेन के, इसमें एक स्क्वायर है एक ही प्लेन में, बाकी 2 बॉन्ड उसके ऊपर और नीचे, इसलिए इसको बोलते हैं स्क्वायर बाय पिरामिडल। क्लियर है SF6 का एग्जांपल। और भी एग्जांपल लेने हैं तो इसी का भाई ले लो नीचे, SCF6। चलो अब इस पे आते हैं कि why doesn't जनरली, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरली बुक्स में नहीं होता। PH6 और SH6 ये डू नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं, जबकि PCl5, PF5, SF6 ये तो एग्जिस्ट करते हैं। फिर ये क्यों नहीं करते हैं, ये क्यों करते हैं, आप देखते हैं। हाइब्रिडेशन क्या है इसमें, sp3d और SF6 है ना, इसमें इन सब में हाइब्रिडेशन है sp3d, इसमें हाइब्रिडेशन है sp3d2। कैसे, मैंने भी बताया है। सल्फर के कितने होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 6 प्लस मोनोवैलेंट 6, आंसर आ गया Z = 6, मतलब 6 है नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स, तो 6 तो बॉन्ड बना ही रहा है, लोन पेयर 0। हाँ आओ इस पे, लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि S और D भी मर्ज हो रहे हैं, इसमें भी S और D मर्ज हो रहे हैं, S + 3p + 1d, और इसकी बात करें तो S + 3p + 2d। 1 और 2 में इतना आंसर नहीं छुपा हुआ, जितना छुपा हुआ है S और D मिल रहे हैं, मतलब इन दोनों ही हाइब्रिडेशन में, इन दोनों हाइब्रिडेशन में sp3d और sp3d2 में, दोनों में ही S और D हमारे मिल रहे हैं, S और D मिल रहे हैं। अब फिर से मैं डेफिनेशन पे आऊंगा, डेफिनेशन अच्छे से टिप्स पे होनी चाहिए, समझ आनी चाहिए। क्या थी कि सिमिलर एनर्जी के ऑर्बिटल्स मिल जाते हैं, इंटरमिक्सिंग होती है। लेकिन S और D की बात करें अगर, तो उसके ऑर्बिटल्स कैसे हैं, थोड़ी सी एनर्जी काफी दूर दूर होंगे। S और D की एनर्जी इतनी पास भी नहीं होती है, दूर दूर होती है एनर्जी। अब क्या होता है, सपोज एक और चीज देखो, नहीं, साइज ऑफ ऑर्बिटल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। ये चीज मैंने शायद नहीं लिखवाई है पहले, काफी अच्छा टाइम है अभी डिस्कस करने का विद अ लाइव एग्जांपल। साइज ऑफ ऑर्बिटल, लाइव एग्जांपल से मतलब क्या, जो चल रही है कहानी उसी में से। साइज ऑफ ऑर्बिटल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, तो साफ सी बात है
एनर्जी सबसे कम यानी स्टेबल सबसे ज्यादा कौन है? एस है। क्यों? साइज उसका इतना ज्यादा नहीं होता। पी का साइज थोड़ा और बड़ा होता है इससे, एनर्जी उसकी और ज्यादा हो जाएगी, स्टेबिलिटी उसकी और कम हो जाएगी। ऐसे डी का साइज और ज्यादा होता है, ठीक है, 2 लोब्स आ जाते हैं उसके अंदर। पी के अंदर एक ही लोब होता है, डी के अंदर 2 लोब्स होते हैं। और एफ की शेप तो कॉम्प्लिकेटेड है, हमने पढ़ी भी नहीं है, बस मैं बता रहा हूँ कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि एफ की शेप पे भी रिसर्च चल रही है, इतनी ज्यादा हमारे काम की नहीं है फिलहाल। तो जैसे जैसे साइज बढ़ता है एनर्जी और वाइटल्स की या सब शेल्स की बढ़ती है। सबसे कम एनर्जी पी की, सॉरी एस की, फिर पी की, फिर डी की, फिर एफ की। तो अब बात आई एनर्जीज की, तो एनर्जी एस और डी की इतनी भी सिमिलर नहीं है कि मिक्स हो जाए, लेकिन जब कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अप्रोच करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या एलिमेंट अप्रोचेस, तो वो क्या करता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है बहुत ज्यादा, इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको, तो वो साइज को सिकुड़ जाते हैं, साइज और वाइटल साइज। इट लीड्स टू श्रिंकिंग ऑफ द साइज ऑफ ऑर्बिटल्स। सबके साइज कम हो जाते हैं। कम से क्या होगा? साफ सी बात है, कम से क्या होगा? एनर्जी भी कम होगी। लेकिन अब तुम सोच रहे होगे कि एस की भी कम हुई, पी की भी कम हुई, डी की भी कम हुई, बराबर तो नहीं हुआ। लेकिन क्या होता है ऐसे साइज, ऐसे सपोज एस पी डी की बात कर रहे हो, इसका साइज होगा 82, रेडियस की बात कर रहा हूं, पिकोमीटर ले लो, कोई भी यूनिट लो, हाइपोथेटिकली मैं करवा रहा हूं, आसपास होती हैं वैल्यूज। इस पर ध्यान ना दो क्या है, जो कॉन्सेप्ट में बता रहा हूं उस पर ध्यान दो। इसकी होगी 94, इसका होगा 112। साइज की बात कर रहा हूं मैं, साइज इन दोनों की सेम सी है, ये दोनों फिर भी चलो सेम सी है, लेकिन ये दोनों तो बहुत अलग हो गए। अब जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ने अप्रोच किया, सपोज क्लोरीन ने अप्रोच किया फास्फोरस PCl5 में, 5 क्लोरीन के एटम आ गए क्लोरीन के पास निकट, तब क्या हुआ? तब क्या हुआ? सबके साइज थोड़े थोड़े कम करेंगे। सबसे बाहर कौन सा है? SPD, डी है, तो डी पे सबसे ज्यादा फर्क पड़ा। फर्क इसलिए पड़ा क्योंकि पहले ही साइज उसका कैसा है? अलग अलग है साइज। डी का साइज क्या है? सबसे ज्यादा बिखरा हुआ है। सबसे ज्यादा असर किस पे पड़ा? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के आने से सबसे ज्यादा असर पड़ा डी पे, क्योंकि उसका साइज बहुत फैला हुआ था। जो सबसे ज्यादा फैला हुआ होगा उस पर सबसे ज्यादा फर्क पड़ेगा, वो सबसे ज्यादा सिकुड़ेगा। तो जैसे 84 कर लो इसको, जैसे इसका 82 हो गया, इसका इसमें बहुत कम फर्क पड़ा, इस पे और ज्यादा, इस पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ा, इसका हो गया तकरीबन 101। समझ रहे हो? फर्क सब पे पड़ा, सबसे ज्यादा फर्क पड़ा डी पे। लेकिन कब पड़ा? when a highly electronegative atom approaches। अब साइज में थोड़ा बहुत तो अब सेम सिमिलर हो गया है। पहले तो कितना अंतर था? 28 का, अब कितना हो गया अंतर? 32 में से 11 गए 20 का। अब सिमिलर साइज और नहीं, लेकिन सॉरी सिमिलर एनर्जी होने की वजह से अब इंटरमिक्सिंग पॉसिबल है, मतलब कि अब हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है। तो समझ रहे हो, ये रीजन है व्हाई PCl5 exists and PH5 does not exist. Similarly, SF6 exists, but SH6 does not exist. चलो नेक्स्ट, बायपैरामिडल, स्क्वायर बायपैरामिडल, एक स्क्वायर और एक स्क्वायर प्लेन में 2 बॉन्ड ऊपर और नीचे। नेक्स्ट आ जाओ, Z = 6 ऑफ कोर्स, sp3d2 और बॉन्ड्स कितने? 5, एक लोन पेयर। एग्जाम्पल के तौर पे BrF5,
एक बार श्योर हो जाते हैं BrF5 ऐसा है केस के नहीं है। आ जाओ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ब्रोमीन के पास 6, 7 प्लस मोनोवेलेंट एटम्स 5, 12 बाई 2 6। ठीक है, लेकिन लोन पेयर भी दिखाओ। 6 इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्ड्स, 5 बॉन्ड है प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स x कितना आ गया 1, तो सही है। BrF5 इज एन एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल ले लो IF5। आ जाओ, इसकी शेप देखते हैं। शेप होती है इसकी 4 ब्रोमीन जाएंगे इधर, 4 फ्लोरीन जाएंगे इधर, सेंटर पे आ गया ब्रोमीन, एक फ्लोरीन इधर। ये तो हुई ज्योमेट्री। शेप चाहिए तो लोन पेयर को भगाओ। ये हुई शेप, यानी पहले क्या थी, स्क्वायर बाय पैरामिडल, ऑक्टाहेड्रल भी बोलते हैं उसको। स्क्वायर बाय पैरामिडल, एक स्क्वायर था और दो कैसे थे, एक ऊपर प्लेन के एक नीचे प्लेन के। अब क्या हुआ, स्क्वायर तो है ही, ये 4 बॉन्ड स्क्वायर में तो जा ही रहे हैं, लेकिन एक कहां चला गया, ऊपर फ्लोरीन, नीचे बॉन्ड लोन पेयर है, उसको देखते नहीं है हम। तो ये इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर पैरामिडल। बाय की जगह एक पिरामिड बन रहा है, लोन पेयर यहीं जाएगा। तो कैसे होगी शेप, स्क्वायर पैरामिडल। स्क्वायर पैरामिडल, एंगल्स वही 90 और 180 डिग्री। इसमें सारे बॉन्ड एक से होते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट। अच्छा, इसके एग्जांपल और क्या कर लोगे, एग्जांपल ब्रोमीन का भाई ले लो, आयोडीन F5। नेक्स्ट केस, Z इज इक्वल टू 6 पे ही sp3d2 ही, और बॉन्ड्स बना लो 4, लोन पेयर कर लो 2। एग्जाम्पल के तौर पे मेरे ख्याल से XeF4 बढ़िया एग्जाम्पल रहेगा इसका। आओ देखते हैं कैसी शेप होगी। जिनोन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, नोबल गैस के पास 8 होते हैं, तुम्हें पता है 4, 12 बाई 2 6, 4 बॉन्ड हो गए और 2 लोन पेयर हो गए ना। तो ठीक है, हमने से एग्जाम्पल लिया है। कैसा केस होगा, XeF और 2 लोन पेयर यहां। ये होगी उसकी ज्योमेट्री। शेप की बात करें अगर तो सिर्फ बॉन्ड्स देखते हैं, तुम्हें पता है स्क्वायर प्लैनर। अब कोई पिरामिड है क्या, पहले तो 2 पिरामिड थे, तो बाय पिरामिडल, एक प्लेन के ऊपर एक प्लेन के नीचे, फिर एक पिरामिड रह गया था प्लेन के ऊपर। अब कोई पिरामिड नहीं है, तो क्या हो गया, स्क्वायर प्लैनर। ट्रायंगल प्लैनर याद करो, BF3 की शेप कैसी थी, ट्रायंगल प्लैनर, मतलब एक ट्रायंगल जो कि एक पूरे प्लेन में है। इसकी शेप क्या होगी, स्क्वायर प्लैनर। ठीक है, और नेक्स्ट कौन सा केस है। अब देखो आगे नहीं जा रहे हैं हम, मतलब वो वाला केस भी तुम सोच सकते हो कि 3 बॉन्ड और 3 लोन पेयर केस क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि करना ही नहीं है, इतना ही करना है हमें। आ जाओ अब Z इक्वल टू 7 पे, हम शेप्स खत्म करने वाले हैं ऑलमोस्ट। हाइब्रिडाइजेशन, पहले तो 7 लिखो Z, तो क्या हो जाएगी sp3 4, अब मुझे टोटल 4 हो गए, 3 और चाहिए d3, कुल मिला के 7 हो गए। बॉन्ड 7, लोन पेयर 0। एग्जाम्पल पे IF7 पे आओ, देखते हैं क्या 7 आ रहा है Z, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 + 7 = 7, 7 बॉन्ड भी है, लोन पेयर 0 है, तो हमारा गेस सही है। इसकी शेप होती है पेंटागोनल बाय पैरामिडल। तक तो पिरामिड पता लग गया होगा, एक पेंटागन है जो कि एक ही प्लेन में है,
और दो पिरामिड है, मतलब एक प्लेन के ऊपर एक प्लेन के नीचे। पिरामिड बना लो एक। 5 बॉन्ड है, फ्लोरीन 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 आयोडीन, एक प्लेन से ऊपर एक प्लेन से नीचे। सही है, ये पांचों एक ही प्लेन में है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, एक प्लेन से ऊपर एक प्लेन से नीचे। तो ये केस है पेंटागोनल बाइपिरामिडल का। नेक्स्ट केस, अच्छा इनके बीच में अगर कितना होगा, 1 2 3 4 5, मतलब 360 को मुझे 5 एंगल्स में डिवाइड करना है, तो सारे इक्वल हो, कितना आ गया 72 डिग्रीज। हाँ 5 7 35, एक कैरी 5 2 हाँ, तो सारे एंगल कितने होंगे 72 डिग्री के। और ये ऊपर वाले आपस में 180 के, इन दोनों में एंगल कितना होगा 90 डिग्री। बना के देखो एक बार, सारे एंगल्स भी लिखो, बढ़िया सा डायग्राम बनाओ। नेक्स्ट, z इक्वल टू 7, sp3d3, बॉन्ड्स कितने 6, एक लोन पेयर, पेंटागोनल पिरामिडल, शेप आएगी पेंटागोनल पिरामिडल। एग्जाम्पल ले लो, XeF6, एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूं, 8 + 6 ये आ गया 7, 6 बॉन्ड्स होंगे, एक लोन पेयर। हाँ बिल्कुल सही। तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल, अब मैं बना के नहीं दिखाऊंगा इसको, क्योंकि तुम्हें पता है जैसे स्क्वायर पिरामिड, पहले स्क्वायर बाइपिरामिडल किया था हमने, फिर एक लोन पेयर आ रहा था, तो प्लेन के ऊपर एक लोन पेयर है, बाकी सारे प्लेन में है 4 और एक प्लेन के ऊपर है 5 थे ना, इसमें 6 होंगे, 5 पेंटागन में, एक प्लेन के ऊपर, इसलिए एक ही पिरामिड रह गया, दूसरा तो लोन पेयर आ गया, और लोन पेयर को हम शेप में गिनते हैं नहीं। अच्छा फिर एक और केस करते हैं, चलो लास्ट 5 और 2 का, sp3d3, z = 7, ये क्या होगा पेंटागोनल, बस पेंटागोनल, स्क्वायर प्लानर था जैसे ट्राइगोनल प्लानर था, ये पेंटागोनल होगा। एग्जांपल देख लो, XeF5 माइनस हाफ, 6 + 5 + 1 कितना आ गया, अच्छा 8 होते हैं, सॉरी 14/7, 7 आ गया, 5 बॉन्ड है तो 2 लोन पेयर होंगे, कुल मिला के 7 होना चाहिए। पेंटागोनल मतलब 5 फ्लोरीन ऐसे, एक लोन पेयर प्लेन के ऊपर, एक लोन पेयर प्लेन के नीचे, जो कि मैं नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि शेप में नहीं दिखाते हो, और ये 5 बॉन्ड ऐसे हो गए, 2 लोन पेयर। तो इतना ही करना है तुम्हें, सारी शेप्स बहुत ही आसान थी, आई एम श्योर कॉन्सेप्ट चलोगे तो याद करने में बहुत ही आसानी होगी। अब तक याद हो गए होंगे आई गेस, इसको रिवाइज करो 1-2 बार, ऐसे रट्टा मत मारो, देखो क्यों ऐसे आ रहा है। अच्छा एक और रीजन भी है, देखो एक इनकी रीजन भी है ऐसी शेप क्यों आई। सभी कोई भी कंपाउंड, कोई भी मॉलिक्यूल इस तरह का जब ऐसी कोई शेप लेता है, तो वो क्या कोशिश करता है कि सारे बॉन्ड और सारे लोन पेयर आपस में इस तरह एडजस्ट करें कि रिपल्जन मिनिमम हो। जैसे अगर मान लो 2 ही कार्बन डाइऑक्साइड का केस करते हैं, चलो CO2 का, अब उसमें 2 बॉन्ड बनाने हैं, इस तरह से 2 बॉन्ड बनाने हैं कार्बन मोनोऑक्साइड ने, और अगर 2 बॉन्ड बनाने हैं तो ये 2 आपस में मैक्सिमम डिस्टेंस कितने पे हो सकते हैं, 180 डिग्री पे हो सकते हैं, और तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। तो ऐसी सिचुएशन कि 2 चीजों, 2 विंडो को एडजस्ट करना है कि मैक्सिमम डिस्टेंस पे हो, ये वाला बॉन्ड मैक्सिमम एंगल पे हो, तो वो क्या पॉसिबिलिटी है 180 डिग्री, इसलिए ऐसे अरेंज हुआ। ऐसे फिर BF3 का केस देख लो, 3 बॉन्ड हमने एडजस्ट करते हैं, मैक्सिमम एंगल हो तो मैक्सिमम 120 आ पाएगा। अब जब 4 आए, जब 4 बॉन्ड बना था टेट्राहेड्रल, सभी एक से हो, तो क्या होगा, एक ऐसे आया, एक ऐसे आया, एक ऐसे हुआ और एक ऐसे हुआ। अब 3D में बात चलेगी। अब 4 बॉन्ड्स को एडजस्ट करना है, तो पहले बात थी 2D तक रिस्ट्रिक्टेड, अब तो बात आई है 3D पे। तो 3D पे जब बात आई है तो फिर कैसे होंगे एंगल्स,
आपस में 109 डिग्री 28 मिनट पे होंगे। तो इस तरह से सारा कुछ अरेंज्ड है। बहुत ज्यादा डेप्थ में तो नहीं जा रहे हम कि कैसे चार अगर हमने एंगल एडजस्ट करने हैं तो टेट्राहेड्रल ही बेस्ट ज्योमेट्री है। लेकिन इतना समझ लो कि ये है बेस्ट ज्योमेट्री। ऐसी आया है, ऐसे हवा में नहीं तीर चलाए कि चार बॉन्ड लगाने हैं कितने एंगल पे आए, ऐसा नहीं है। मैक्सिमम स्टेबिलिटी आए, मिनिमम रिपल्जन आए 3D में, तो चार एंगल्स को कैसे लगाए। इनको 2D में हम एडजस्ट कर ही नहीं पाएंगे स्टेबिलिटी मैक्सिमम के लिए, इसलिए कहानी 3D में गई। तो इस तरह से एंगल्स एडजस्टेड थे मैक्सिमम स्टेबिलिटी देने के लिए। अब जब कोई लोन पेयर आता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे कर लो, एक बात बतानी जरूरी है, जैसे कि SF4 का स्ट्रक्चर देखो और PCl5 का स्ट्रक्चर देखो। अब इसे PCl में ये केस ले लो, क्लोरीन 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 क्लोरीन, ये फास्फोरस बीच में, इनके बीच का एंगल क्या होगा 120, नहीं सॉरी, इसके और इसके बीच का एंगल और इसके बीच का एंगल 120 डिग्री होंगे तीनों, और ये इसके इसका 90 डिग्री होगा क्योंकि ये ऐसे है और ये तो प्लेन में है, ये एक प्लेन में है ट्रायंगल, प्लेन ट्रायंगल से ऊपर नीचे, तो सबका एंगल क्या होगा, इसका इस बॉन्ड से एंगल भी 90 होगा, इससे भी 90, इससे भी 90, ऐसे इसका भी तीनों से 90। लेकिन जब कोई लोन पेयर आ गया, SF4 बनाते हैं एक बार, सीसो स्ट्रक्चर था ना अभी किया था हमने लोन पेयर, तो ये लोन पेयर क्या करेगा, आपको पता है लोन पेयर की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है क्योंकि रिपल्जन बहुत ज्यादा उमदा करता है, करेक्ट। इलेक्ट्रॉन जो लोन पेयर वाला इलेक्ट्रॉन पेयर होता है दैट डज अ लॉट ऑफ रिपल्जन, तो प्रायोरिटी में काफी हाई आता है ये। उसकी वजह से क्या करेगा, स्ट्रक्चर को डिस्टॉर्ट करता है। डिस्टॉर्ट का मतलब मैं कई बार यूज करता हूँ वर्ड, आता भी है इस चैप्टर में, अच्छे से पता होना चाहिए। डिस्टॉर्ट करता है, ज्योमेट्री को डिस्टॉर्ट करेगा तो ये एंगल जो 90-90 थे, इसका और इसका इसका इसका, ये चेंज हो जाते हैं। अगर कोई इसमें पूछता है तो ये परफेक्ट एंगल हो गए, सारे बॉन्ड्स एक समान है। याद करो टेट्राहेड्रल में हमने डिस्कस किया था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें वो जो एंगल है वो 90 नहीं होंगे, थोड़े कम हो जाएंगे क्योंकि ये रिपल्जन बहुत ज्यादा है, थोड़े से ये बेंड हुए, थोड़े से वो बेंड हुए, अब परफेक्ट ज्योमेट्री नहीं रहेगी। आप नहीं कह सकते कि 120 डिग्री एंगल होगा इन दोनों में। इनमें कितना एंगल था 120 ना, इधर था 120 इन दोनों इक्वेटोरियल बॉन्ड में, यहां नहीं होगा ना, यहाँ 90 होगा, कम होगा उससे। ये एंगल ये 120 से ज्यादा होगा, ये भी 90 से ज्यादा होगा, इतनी रिप्रेजेंट करता है ये लोन पेयर, मानता नहीं है। और ऐसे ही ClF3 का स्ट्रक्चर याद करो, ClF3 का स्ट्रक्चर कैसा था, क्लोरीन 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 क्लोरीन, हाँ दो लोन, सॉरी फ्लोरीन फ्लोरीन और एक लोन पेयर था यहाँ पे, उसको नहीं देख रहे हम, मारो गोली उसको, ये 3 स्ट्रक्चर थे। ClF3 विद 2 लोन पेयर्स, हाँ ऐसे ऐसे, ये 2 लोन पेयर थे। उनको छोड़ो, इसको 3 को देखो, 3 के बीच में एंगल 90-90 नहीं होगा, परफेक्ट एंगल नहीं रहते। जब भी कोई लोन पेयर आ जाता है तो परफेक्ट एंगल नहीं होंगे। इस पे क्वेश्चन आया हुआ है एडवांस में, इतनी सी बात याद रखो, कितना होगा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जैक्ट मैंने बताया था एंगल मेजर नहीं करते हैं हम। वाटर का याद रख लो 107 डिग्री, ऑल्दो हाइब्रिडेशन इज sp3, सॉरी 105, अमोनिया का 107, बाकी किसी का एंगल याद नहीं रखना है। इतनी बात याद रखो, जब कोई लोन पेयर आएगा तो वो एंगल परफेक्ट नहीं रह जाते हैं। अब नहीं होगा इसके बीच का एंगल 180 डिग्री, कुछ ना कुछ बदलेगा। ये जो लोन पेयर रिपल करेंगे, थोड़ा सा ये खिसकेगा अपनी जगह, थोड़ा सा ये कहीं ना कहीं खिसकेगा, तो लोन पेयर की इफेक्ट की वजह से नोट कर लो, परफेक्ट ज्योमेट्री नहीं रहती, परफेक्ट एंगल्स नहीं रहते, कम हो जाते हैं बॉन्ड पेयर्स के एंगल। नेक्स्ट हम और जो एंगल्स के बारे में क्वेश्चंस जो आएंगे उनके थ्रू भी डिस्कस करेंगे, काफी इंटरेस्टिंग है एंगल्स। अगर समझ के करते हो, रट के करते हो तो फिर बहुत टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे भी होते हैं, बहुत सारी चीजें फॉर्मुलेज ऐसे होते हैं जो लर्न करने पड़ते हैं, दिस इज नॉट वन ऑफ देम। समझ के करो सारा कुछ, बहुत आसान रहेगा। और बॉन्ड एंगल्स के अलग से भी हम पढ़ेंगे एक लेक्चर में, बॉन्ड एंगल्स पे भी क्वेश्चन आया था, जैसे कि NH3 सपोज पूछ लिया, NH3 में और PH3 में किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा है,
कम ज्यादा की बात है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ याद करो एंगल्स, कम ज्यादा पूछ सकता है। तो क्या फैक्टर्स होंगे उसमें, ऐसी NH3 वर्सेस NF3 पूछ सकता है, PH3 वर्सेस PCl3 पूछ सकता है, PCl5 वर्सेस PH5 पूछ सकता है। क्या एग्जिस्ट ही नहीं करता ना ये, अगर PH5 को एग्जिस्ट नहीं करता, सोचने लग गए हो, नहीं सोच रहे हो, याद था तो अच्छी बात है। तो इस तरह क्वेश्चन भी करेंगे हम बॉन्ड एंगल्स पे। और नेक्स्ट क्लास में हमारी एक और थ्योरी पढ़ी है, MOT। हमने कौन कौन सी थ्योरी की है, हमने लुईस पढ़ी है, हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ी है, हमने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ी है, और अभी VSEPR पढ़ रहे हैं। मोस्टली जो है ये शेप्स के बारे में बात हो रही थी, VSEPR में तो एंगल्स और शेप्स के बारे में बात हुई थी। हाइब्रिडाइजेशन तो प्रॉपर्टीज भी बहुत सारी एक्सप्लेन करेगा, अभी नहीं कर रहा है, आगे करेगा। हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट, बहुत सी प्रॉपर्टीज भी एक्सप्लेन होंगी। जैसे अगर बात करें हम, जैसे PCl5 में इतना सारा कुछ हुआ, इक्वेटोरियल, एक्सियल, ये यहाँ थोड़ी होता है, ये सिर्फ शेप्स के बारे में है। ये स्ट्रक्चर के बारे में है लुईस, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में भी इंटरमिक्सिंग है काफी कुछ। ये सिर्फ बॉन्ड की शेप के बारे में VSEPR। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, सबसे नई है ये, सबसे एडवांस है, और बहुत ही थोड़ा सा हमारे सिलेबस में है, बहुत ज्यादा एडवांस है ये। जिसे मैं बता रहा था क्वांटम मैकेनिक्स एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा था, बहुत ही एडवांस चैप्टर है, हम थोड़ा बहुत ही ज्यादा ऊपर से पढ़ते हैं। दिस इज वन ऑफ दैट, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हमारे सिलेबस में बहुत ही आसान है। ये क्वेश्चन जो इसके आते हैं वो बंद होते ही होते हैं, थोड़ा सा भी याद हो तुम्हें MOT के बारे में, होते ही होते हैं। तो नेक्स्ट हम MOT पे फोकस करने वाले हैं और बॉन्ड एंगल्स पे भी फोकस करने वाले हैं। चलो स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। जो क्वेश्चन मैंने पूछे थे वो कमेंट्स में जरूर बताना। टेक केयर।